दोस्तों आज हम मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं जहां प्यार यादें और अपराध एक खतरनाक मोड़ पर टकरा जाते हैं। कहानी है रॉय और रितु की, एक खुशहाल विवाहित जोड़ा जिनकी जिंदगी अचानक एक हादसे के बाद बिखर जाती है। रितु अपनी याददाश्त को खो देती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वही पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की मुख्य संदिग्ध पाई जाती है। कुछ समय से शहर की लड़कियां गायब हो रही थी, उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। अब उन लड़कियों के गायब होने के पीछे सारे सबूत किसी न किसी तरह से रितु की ओर इशारा करते हैं। यहाँ रॉय अपनी पत्नी रितु की बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। फिर एक एक परत खुलने लगती है और हर एक परत के पीछे नया रहस्य, एक नई डरावनी कहानी सामने आती है। तो क्या ये सिर्फ यादों का खेल है या फिर इसके पीछे किसी की खतरनाक साजिश छुपी है? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है बोगनविला। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार मूवीज लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक जोड़े रॉय और रितु को देखते हैं। ये दोनों अपनी कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। दोनों ही शांति से सामने रोड की तरफ देखते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक साइड की तरफ से एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आता है और उनकी कार से टकरा जाता है, जिस वजह से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ इस तरह से होता है मानो कि समय रुक गया हो। रॉय अपने सामने कार को कई फीट दूर टकराते हुए देखता है, जहाँ वो देख पाता है कि रितु खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। रितु का सर जाकर विंडो से बहुत ही तेजी से टकराता है और ये इतना जल्दी होता है कि अगले ही पल रितु बेहोश और उनकी कार कई बार पलटी खाकर रुक जाती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है कई सालों बाद। अब यहाँ पर हम रितु और रॉय को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों ठीक थे, यानी कि ये दोनों उस कार एक्सीडेंट में बच गए थे। पर उस एक्सीडेंट की वजह से रितु के दिमाग पर बहुत ही गहरा झटका लगा था, जिससे कि रितु को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो गई। यानी कि दोस्तों रितु अब धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी है, उसे छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती। अब यहाँ इस वक्त रितु अपने दो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके उन्हें गेट पर छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो जैसे ही ये सब कुछ करके गेट से अपने घर की तरफ आती है तो इतने छोटे समय में क्या हुआ था वो सब कुछ भूल जाती है। वो ये भी भूल जाती है कि क्या उसने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा या फिर नहीं। अब इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो अपनी मेड पूजा से पूछती है, क्या उसने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया? पूजा कहती है कि हाँ मैम साहब, आपने भेज दिया है। लेकिन दोस्तों रितु को पूरा विश्वास नहीं होता, इसलिए वो फिर से अपने घर में जाकर बच्चों को ढूंढने लगती है। और जब उसे अपने पूरे घर में बच्चे कहीं नजर नहीं आते, तब वो मान लेती है कि उसने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया है। अब दोस्तों रितु के प्रॉब्लम के बारे में पूजा को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था और इसी वजह से पूजा हर वक्त रितु के साथ रहती थी, क्योंकि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। अब उसके बाद हम रितु को पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं, जिसमें कि वो लाल गुलाबी रंग के फ्लावर्स बना रही थी। और दोस्तों इन्हीं फूलों को बोगनविला कहा जाता है, जो कि इस मूवी का नाम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि रितु हर बार यही सेम पेंटिंग बनाती है, क्योंकि उसे और कोई दूसरी पेंटिंग याद ही नहीं रहती और बहुत ज्यादा जोर देकर याद करने पर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसलिए वो बार बार एक ही पेंटिंग बनाती रहती है। अब हालांकि ये बात रितु को भी पता है और उसे याद है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है। और यही कारण है कि रितु बार बार सेम पेंटिंग बनाती है, क्योंकि उसे ये भी जानना है कि वो ठीक हो रही है या नहीं। अब हम देखते हैं इस बार भी रितु वही सेम पेंटिंग बनाती है। फिर वो उस पेंटिंग को बेचने के लिए अपने ड्राइवर बीजू के साथ, जो कि पूजा का हस्बैंड होता है, जो कि उनके घर पर ड्राइवर के तौर पर काम करता है, वो उसके साथ एक होटल में अपनी पेंटिंग बेचने के लिए जाती है। और हैरान की बात तो ये थी कि उसकी पेंटिंग बिक भी जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग होटल वालों ने नहीं खरीदी थी, बल्कि वो पेंटिंग रॉय ने खरीदी है। और पिछले कई सालों से होटल के नाम पर वही ऋतु की पेंटिंग्स खरीदता था और वो उन पेंटिंग को अपने फार्म हाउस पर लगाता था। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो ऋतु से बहुत ज्यादा प्यार करता हो और ये सारे पेंटिंग इकट्ठा करके उसे सरप्राइज देना चाहता हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। अब आगे हम घर पर कई ऐसी और भी चीजें होते हुए देखते हैं जो बता रही होती है कि रितु की मेंटल कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई है, खासकर अपने बच्चों को लेकर। अब रात को रॉय और रितु सो रहे होते हैं, तभी अचानक ही उनके घर पर किसी के आने का एहसास होता है। रितु भी थोड़ी सी आहट सुनकर जाग जाती है, लेकिन अचानक ही उसके पीछे से कोई उसके सर पर हमला करता है। और दरअसल दोस्तों वो एक चोर था, जो कि उनके घर पर चोरी करने के लिए आया था। अब उस वक्त रॉय की भी नींद खुल गई थी, लेकिन वो चोर रॉय पर भी वार करके वहां से चला जाता है।
जिससे कि इस हमले में रॉय के सर पर चोट लग गई थी और भागते वक्त वो चोर रितु के गले का गोल्डन चेन भी लेकर भाग गया था। अब इस घटना के बाद रॉय को लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है, इसीलिए वो अगले ही दिन अपने घर पर सीसीटीवी कैमरास लगाने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने घर पर टेक्नीशियन लोगों को सीसीटीवी कैमरास फिट करने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर रॉय रितु को सभी लोगों के लिए जूस बनाने के लिए कहता है। रितु फिर जूस बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन तभी वो किचन में आते ही सब बातें भूल जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। यहाँ तक कि वो ये भी भूल जाती है कि उसके घर पर टेक्नीशियन लोगों का ग्रुप आया है। उल्टा जब वो टेक्नीशियन लोगों को देखती है तो उसे खतरा लगता है, इसलिए वो उन लोगों को चाकू दिखाकर दूर रहने के लिए कहती है। और अब यहाँ पर अचानक ही रितु बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, तो उसे रोकने के लिए रॉय को उसे ना चाहते हुए भी जोरदार थप्पड़ मारना पड़ता है। और ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि रितु के हाथ से वो नाइफ गिर जाता है और वो भी खुद बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद जब रितु को होश आता है तो उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि शायद यहाँ पर थोड़ी देर पहले क्या हुआ था ये भी उसे याद नहीं था। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब कि रॉय ने उसे थप्पड़ मारा था, वो ये सब कुछ भूल गई थी। और रितु जब बेहोश हो गई थी तो उसी दौरान रॉय ने उसके फोन में से सभी पेंटिंग्स की फोटो डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो सारी पेंटिंग एक जैसी थी। और उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि सारी पेंटिंग एक बार में डिलीट हो जाएगी तो रितु को उन पेंटिंग के बारे में याद नहीं रहेगा, जो कि रितु बार बार वही पेंटिंग बनाती है। और अगर रितु को वो पेंटिंग याद नहीं आएगी तो शायद रितु अगली बार कोई नई पेंटिंग बनाए। इसी वजह से रॉय ने वो सारी फोटोज डिलीट कर दी थी। तो अगले दिन हम देखते हैं रितु एक नई पेंटिंग बनाती है जो कि येलो फ्लावर्स की पेंटिंग होती है। और दोस्तों इतने सालों में पहली बार रितु ने कुछ नया बनाया था। अब उसकी ये पेंटिंग बनाने के पीछे हम रितु के विजन्स को देख पाते हैं, जिसमें कि वो एक लड़की को येलो फ्लावर्स के बीच में चलते हुए देख पाती है। और इन्हीं विजन्स को याद करते हुए रितु ने पेंटिंग बनाई थी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं उनके घर पर पुलिस ऑफिसर एसीपी डेविड कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। असल में कुछ महीनों से शहर में लड़कियां गायब हो रही थी और कुछ दिन पहले एक लड़की गायब हुई थी जिसका नाम था छाया, जो कि वहां के एक पॉलिटिशियन की बेटी थी। और दोस्तों इत्तेफाक से जहां से वो लड़की गायब हुई थी उसी जगह पर रितु को भी देखा गया था, जहां पर रितु उस लड़की के पीछे चल रही थी। यहाँ तक कि वो जगह जहां से वो लड़की गायब हुई थी वो दोस्तों वही जगह थी जिसकी हाल ही में रितु ने पेंटिंग बनाई थी। यानी कि दोस्तों वो बड़ा सा येलो फ्लावर का फील्ड था। अब यहाँ पर डेविड इन्वेस्टिगेशन करते हुए रितु से बात करता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि रितु खुद के विजन में उस लड़की को देख पाती है जो गायब हो गई थी। और वो वहाँ पर उस लड़की के साथ एक और महिला को देख पाती है। शायद उसी महिला ने उस छाया नाम की लड़की को किडनैप किया था। अब रितु अपने विजन के बारे में ऑफिसर डेविड को बताती है। फिर डेविड उसे और जरा गौर से सोचने के लिए कहता है कि सोचो कि वो महिला कौन है। अब बहुत ज्यादा सोचने पर रितु को उस महिला का चेहरा पूजा की तरह नजर आता है और वो उस वक्त पूजा का नाम ले लेती है। तो फिर क्या था, उसके बाद दोस्तों ऑफिसर पूजा से इन्वेस्टिगेट करने लगता है और ऐसा सोचने लगता है कि उस मेड पूजा ने ही उस लड़की के साथ कुछ किया होगा। लेकिन पूजा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब उसके बाद रॉय ऑफिसर डेविड को समझाता है कि देखो रितु की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और इस वजह से वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। उसने तुम्हें अभी बताया और वो अगले पल तुम्हें क्या बताएगी वो उसे भी पता नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर ऑफिसर डेविड को पता चलता है कि जिस दिन वो लड़की गायब हुई थी उस दिन तो पूजा शहर में गई हुई थी। अब ऑफिसर डेविड यहाँ रॉय की बातों को समझकर वहां से निकल जाता है। फिर दोस्तों अगले दिन न्यूज में उस चोर की डेथ की न्यूज आती है, यानी कि ये वही चोर होता है जिसने कुछ दिन पहले रॉय के घर में चोरी की थी और वहां से जाते हुए रितु का चेन चुराया था। अब ब्रिज के ऊपर से गलती से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जहां पर चोर के पास ऑफिसर को रितु की वही गोल्डन चेन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं रितु भी नोटिस करती है कि उसकी गोल्डन चेन उसे कहीं मिल नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों वो तो इस बात को भी भूल गई थी कि उसके घर पर चोर आया था और उसकी चेन चोरी करके ले गया। रितु फिर उस चेन को ढूंढने लगती है और उन जगहों पर जाती है जहां वो पिछले कुछ हफ्ते से जा रही थी। इसी में वो अपनी कार को भी चेक करती है, क्योंकि ज्यादा समय तो वो कार में ट्रेवलिंग करती थी। हालांकि कार में तो उसे कहाँ चेन मिलेगी, क्योंकि वो तो उस पुलिस वाले के पास थी। जिसके बाद वो ये पता करने के लिए ये कार पिछले हफ्ते कहाँ कहाँ गई थी उसके बारे में पता लगाती है। तब उसे पता चलता है कि रॉय ने पिछले हफ्ते इस कार को वॉशिंग करने के लिए भेजा था। अब इसी बारे में और पता करने के लिए रितु पूजा के साथ उस कार वॉशिंग सेंटर में जाती है। वहां पर उसे पता चलता है कि पिछले हफ्ते तो ये कार यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन रॉय ने तो रितु से कहा था कि पिछले हफ्ते कार वॉशिंग के लिए गई थी। इससे अब रितु को समझ में आ जाता है कि रॉय ने उसे झूठ कहा था। अब इन सभी चीजों के दौरान बीजू भी दोस्तों रितु और पूजा के साथ होता है। वो फिर वहाँ के हॉस्पिटल में काम करने वाले अपने एक दोस्त के पास जाकर पूछताछ करता है
क्योंकि यह हॉस्पिटल उनके घर के काफी करीब होता है। बिजू अपने दोस्त से पूछता है कि यार क्या पिछले हफ्ते ये कार यहाँ से गुजरी थी? अब जवाब में उसका दोस्त बताता है कि हाँ, पिछले हफ्ते ये कार तो हमारे हॉस्पिटल में आई थी और यहाँ तक कि इस कार को रितु मैडम ड्राइव करके लेकर आई थी, जिसके प्रूफ के तौर पर वो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग दिखाता है जहाँ पर रितु ही कार को ड्राइव करके हॉस्पिटल में लेकर आई थी। और शॉकिंगली दोस्तों उस वक्त कार में रॉय भी बैठा होता है। यह देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि रितु को इतने सालों से लग रहा था कि वो ड्राइव करना नहीं जानती। यहाँ तक कि रॉय ने भी उसे यही कहा था कि तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। इसका मतलब ये भी बात रॉय ने उसे झूठ कही थी कि तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता, जबकि यहाँ पर तो रितु अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकती थी। तो दोस्तों अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि रॉय रितु से ये सब कुछ झूठ क्यों बोल रहा है। फिर यही सवाल रितु के दिमाग में भी घूमने लगता है और वो उसी शाम को रॉय से इसके बारे में पूछने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही रॉय रितु को वो गोल्डन चेन दिखाता है। कहता है कि ये देखो तुम्हारी खोई हुई गोल्डन चेन मिल गई। अब यहाँ पर ये बात तो साफ होती है कि ये वो गोल्डन चेन नहीं है, क्योंकि रियल वाली गोल्डन चेन तो उस पुलिस वाले के पास है और ये तो कोई दूसरी ही गोल्डन चेन है जो रॉय ने अभी रितु को दी थी। तो यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि रॉय ने सीधा रितु से क्यों नहीं कहा कि रियल गोल्डन चेन को चोर लेकर गया है। रॉय उसे ये सारी बातें साफ साफ क्यों नहीं बता रहा है। अब यही सारी बातें रितु रॉय से पूछती है तो रॉय को भी समझ में आ जाता है कि शायद रितु को सच्चाई पता चल चुकी है। तो अब वो उसे कहता है कि सुनो, उस दिन की सच्चाई ये थी जब चोर हमारे घर पर आया था तो उस रात चोर ने मुझ पर हमला किया था, जिसमें कि मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और फिर हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में ही ड्राइविंग करते हुए मैं बेहोश हो गया और फिर तुमने ही कार ड्राइव करके मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके कुछ दिनों बाद तुम ये बात भूल गई कि हमारे घर पर चोर भी आया था और तुम्हारा गोल्डन चेन चोरी हो गया है और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बातें याद दिलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हें वो इंसिडेंट भूल जाना ही ठीक होगा। इसी के साथ मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि तुम कार चला सकती हो, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता चल जाता कि तुम कार चला सकती हो तो फिर तुम कार को खुद ही चलाकर कहीं पर ले जाओगी और अगर बाद में घर आने का रास्ता ही भूल जाओगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कार चला सकती हो। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया ना रॉय ने ये सारी बातें क्यों छुपाई थी। अब उसके बाद हम शाम को डेविड को देखते हैं जो अपनी डिटेक्टिव फ्रेंड अंजलि के साथ फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ अब अंजलि इस केस पर ज्यादा ध्यान देने वाली थी, लेकिन यहाँ पर डेविड और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उस लड़की छाया के गायब होने के बाद और भी 2 लड़कियां गायब हो गई थी और उन दोनों लड़कियों के गायब होने के समय रितु भी उनके आसपास थी। तो अब यहाँ पर ये क्या माजरा है, इसके बारे में जब रितु से पूछा जाता है तो उसे तो कुछ भी बातें याद नहीं। तो ये सब कुछ देखकर डेविड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर इस दौरान हमें एक और बहुत बड़ा सच पता चलता है। असल में दोस्तों रितु और रॉय के कोई भी बच्चे नहीं थे। रितु जिन्हें अपना बच्चा समझती थी वो उसका भ्रम होता है, वो बच्चे बस उसके मन का एक इल्यूजन होता है। और ये बात रॉय ने रितु को नहीं बताई थी कि हमारे कोई भी बच्चे नहीं है, पर रॉय ये बात अंजलि और डेविड को बता देता है। अब उसके बाद हम अंजलि को रॉय से रितु के बारे में पूछताछ करते हुए देखते हैं। इस दौरान अंजलि रॉय के साथ उसके फार्म हाउस पर भी जाती है। असल में अंजलि को इस बात का पता चल गया था कि रॉय रितु की सारी पेंटिंग को बिना उसके बताए खरीद लेता है और वो उसे अपने फार्म हाउस पर रखता है। अब इसके पीछे क्या कारण है यही पता करने के लिए अंजलि रॉय के साथ उसके फार्म हाउस पर जाती है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों अंजलि को सभी चीजें बहुत ही डरावनी महसूस होती है। उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है तो वो कुछ ही देर में वहाँ से चली जाती है। साथ ही रॉय भी वहाँ पर अंजलि को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहा था। अब आगे जब रॉय अपने घर पर आता है तो वो रितु के बेड के नीचे कुछ पेपर्स के नोट्स को देखता है। दरअसल रितु ने इन पेपर्स के नोट पर उन बातों को लिखा था जो उसे हाल ही में पता चली थी। उसने ये सब कुछ इसलिए लिखा था क्योंकि अगर वो इन बातों को भूल भी गई तो दोबारा से नोट्स पढ़कर उसे याद आ सकता है। तो ये उसने एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। अब रॉय उस नोट में चेक करता है कि रितु ने क्या लिखा है। अब उसमें लिखा होता है कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं, ये सिर्फ मेरा एक इल्यूजन है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बात रितु को बताए किसने कि उसके बच्चे नहीं है, क्योंकि रॉय ने तो उसे नहीं बताया था। रॉय भी इसी के बारे में सोचने लगता है। तो तभी उसे याद आता है कि बच्चों वाली बात मैंने ही अंजलि को बताई थी, यानी कि अंजलि ने ही रितु को ये सच बताया होगा और उसके बाद रितु ने ये सारी बातें अपने नोट में लिख ली। लेकिन दोस्तों रॉय ये नहीं चाहता था कि रितु ये सारी बातें जाने कि उसके कोई भी बच्चा नहीं है, उसके बच्चे है या उसका वहम है। इसलिए अब वो रितु की लिखी हुई उस नोट को अपने पास रख लेता है। लेकिन आखिरकार रॉय ऐसा कर क्यों रहा है? उल्टा तो उसे खुश हो जाना चाहिए था कि उसकी पत्नी रितु को सच पता चल रहा है और वो उस सच्चाई को समझ रही है। धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। लेकिन रॉय रितु को ठीक होने से क्यों रोक रहा है? अब दोस्तों इस सवाल का जवाब बताने के लिए हमें रॉय के नाना की कहानी दिखाई जाती है। असल में रॉय का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था।
इसी बात का खुलासा करते हुए कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हम रॉय के नाना को देखते हैं। उसके नाना गांव के मुखिया होते हैं और पावरफुल इंसान भी। अब रॉय के नाना ने रॉय के माता पिता को अलग कर दिया था और रॉय के पिता को मारपीट कर उन्हें गांव से भगा दिया था। उसके बाद से रॉय की माँ को यानी कि अपनी बेटी को अपने पास ही रहने दिया। अब पहले तो बचपन में रॉय समझता था कि उसके नाना बहुत ही भले आदमी है, वो गांव के लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, यही रॉय की सोच थी। लेकिन फिर उसे एक रात अपने नाना की असली सच्चाई पता चली कि उसके नाना तो गांव की लड़कियों को किडनैप करवाते हैं और उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके गलत काम करते हैं, फिर उन्हें मार भी डालते हैं, जिसके बाद उन लड़कियों की मौत का शक उन पर ना जाए इसलिए रॉय के नाना उन लड़कियों के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उन टुकड़ों को अपने पालतू जानवरों को खिला देते हैं। यही सारी चीजें रॉय ने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी थी और एक तरह से इन सारी चीजों का उसके दिमाग पर गहरा असर होने लगा। और दोस्तों आगे जाकर उसे यही चीजें सही लगने लगी और फिर उसने इसी चीजों को अपने भी पर्सनैलिटी में ढाल दिया। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर उसके दिमाग पर असर हो गया और वो एक साइको बन गया। यानी कि दोस्तों शॉकिंग बात ये थी कि शहर में अब तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उनके गायब होने के पीछे और कोई नहीं बल्कि रॉय का ही हाथ होता है। और उसने ये सब कुछ किया कैसे, ये हम आगे जानेंगे। खैर, हालांकि इस वक्त तो रितु को ये बात समझ में आ गई थी कि रॉय उसे ठीक होने से रोक रहा है। साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि पिछली रात से अंजलि कहीं गायब है, यानी कि वो मिसिंग हो गई है। और अब उसे अपने मन में एहसास होता है कि शायद रॉय ने ही अंजलि को किडनैप किया होगा। यही सोचकर रितु पूजा और बिजू के साथ रॉय के फार्म हाउस पर चली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम रॉय को अंजलि को किडनैप किया हुआ देखते हैं और उसने अंजलि को बेसमेंट में टेबल से बांध कर रखा हुआ था। और जैसे ही फार्म हाउस में वो इन लोगों को देखता है, वो बड़े ही चालाकी से रितु और पूजा को घर के अंदर बंद करता है और बड़े ही बेरहमी से बिजू को मार डालता है। हालांकि रितु और पूजा वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, पर रॉय पूजा को कई बार मारता है जिससे कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद रॉय रितु और पूजा दोनों को घायल करके बेसमेंट में ले आता है। और अब यहाँ पर हमें रॉय का पूरा प्लान समझ में आता है, क्योंकि दोस्तों उसे तो ये बात पहले ही पता थी कि अगर उसने डायरेक्ट ही किसी लड़की को किडनैप किया और उसके साथ गलत काम करके उसे मार डाला तो वो फंस सकता है, जिस वजह से उसने एक नया प्लान बनाया। और ये प्लान रॉय ने उस घटना के बाद बनाया जब रितु और रॉय का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में रॉय को उतनी चोटें नहीं आई थी, पर रितु के सर पर गहरी चोट आने की वजह से वो चीजों को भूलने लगी थी, उसकी सोचने की ताकत कम हो गई थी और रॉय इसी बात का फायदा उठाता है। फिर उसने रितु को कई सालों तक अपने फार्म हाउस में टॉर्चर किया। रितु को इस तरह से टॉर्चर करता था जिससे कि रितु मेंटली पूरी तरीके से टूट गई, वो दिमागी तौर पर पूरी तरीके से कमजोर हो गई। जिसके बाद रॉय जो चाहता रितु वही करती बिना किसी सवाल किए, जिससे कि रॉय रितु से एक ही चीज बार बार करवाता। रितु को टॉर्चर करने के बाद रितु के सर को पानी के अंदर डुबोता और पानी से बाहर निकलने के बाद रितु सभी टॉर्चर वाली बातों को भूल जाती थी और उसे कुछ भी याद नहीं रहता था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। अब इसी वजह से वो धीरे धीरे मेंटली वीक हो गई। पर दोस्तों रॉय ऐसा करता क्यों था, तो इसके पीछे का सच रॉय बेसमेंट में रितु को बताता है। दरअसल रॉय एक साइको बन गया था। रॉय को लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें मारने का शौक था, जिसके बाद वो उन लड़कियों के बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके शरीर को काट कर अपने जानवरों को खिलाता था। इसी वजह से रॉय ने अपने फार्म हाउस में जंगली कुत्ते और सुअरों को पाल रखा था जो वो लड़कियों के मांस के टुकड़े खाते थे। रॉय आगे बताता है कि वो सीधे किसी भी लड़की को किडनैप करता तो वो खुद फंस सकता था। साथ ही कोई भी लड़की अनजान मर्द के करीब नहीं आती, इसलिए रितु मैं तुम्हारी मदद लेता था। तो दोस्तों वो रितु को पानी में डुबोकर पूरी तरीके से मेंटल वीक कर देता, फिर रितु को किसी भी रैंडम लड़की के साथ भेज देता था, जिससे कि रितु उस लड़की से बात करके उसे सुनसान जगह पर लेकर आती थी या फिर उस लड़की को अपने घर पर लेकर आती, जिसके बाद रॉय उस लड़की को किडनैप कर लेता। लड़की को किडनैप करने के बाद रॉय उसे तुरंत ही बेहोश कर देता और फिर रितु को फिर से पानी में डुबोकर सब कुछ भुला देता, जिससे कि रितु सब कुछ भूल जाती थी कि कुछ देर पहले उसने एक लड़की को किडनैप करवाया है। अब रॉय ने रितु के जरिए कई सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन जब भी वो किसी लड़की को किडनैप करता तो वहाँ आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर को रितु ही नजर आती है। तो उस वजह से सभी ऑफिसर को रितु के ऊपर शक होता है कि कहीं ये रितु उन्हें बेवकूफ तो नहीं बना रही। और फिर जब वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते थे, जैसे कि ऑफिसर डेविड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, तब उसे पता चला कि रितु तो मेंटली चैलेंज है,
तो जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो लड़कियों को किडनैप कैसे करेगी। और इसी वजह से कोई भी रितु के खिलाफ एक्शन नहीं लेता था और रॉय जब चाहे तब रितु का इस्तेमाल करके कई सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकता था। यही उसका शुरुआत से प्लान था और इसी तरह से रॉय ने अंजलि को भी अपने जाल में फंसाकर उसे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया था। लेकिन दोस्तों आखिर में रितु की याददाश्त वापस आ गई थी, वो ठीक हो गई थी। इसी वजह से उसे याद आया कि मैंने अंजलि को रॉय के साथ देखा था और फिर वो रॉय और अंजलि को ढूंढते हुए पूजा और बीजू के साथ फार्म हाउस पर आ गई थी और रॉय यहाँ पर एक्सपोज हो जाता है। अब रॉय यहाँ पर सब कुछ सच बताने के बाद अंजलि को मारने ही वाला था कि तभी अंजलि किसी तरीके से अपने एक हाथ को खोलकर रॉय पर हमला कर देती है और तभी वहां पर रितु को गन मिल जाती है जिससे वो रॉय पर शूट कर देती है। उसके तुरंत बाद रितु, अंजलि और पूजा बेसमेंट से बाहर आते हैं। लेकिन तब तक दोस्तों वहां पर ऑफिसर डेविड बाकी ऑफिसर के साथ पहुंच चुका था और उसे पूजा ने ही कॉल करके यहाँ पर बुलाया था उनकी मदद करने के लिए। इस तरह से अब ये तीनों लड़कियां बच जाती है और रॉय का काला सच सबके सामने आ जाता है। दोस्तों कहानी के एंडिंग में हमें पता चलता है कि रॉय ने लगभग 14 लड़कियों को फार्म हाउस पर मार डाला था क्योंकि उन लड़कियों के आईडी कार्ड और उनका सामान उसके फार्म हाउस पर मिलता है। रॉय ने इन लड़कियों को साइको की तरह मार डाला था। फिर हम रॉय को जेल में बंदी देखते हैं क्योंकि वो उस हमले में पूरी तरीके से मरा नहीं था। रितु उसके पास आती है और कहती है कि काश तुम भी मेरी तरह चीजों को भूल पाते। और इसी नोट पर दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे आप साउथ की कौन सी मूवी देखने वाले हैं उसका नाम भी कमेंट कीजिए, हम वो मूवी एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।